Hello and welcome once again of my dear class 12th students। बच्चों, हम सब केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को आज हम और आगे पढ़ते हुए कुछ नई बातों को डिस्कशन करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा रिएक्टेंट से जब कभी भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो यहां पर हमने ये पता किया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या थी। ओके, अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए सिंपल सपोज अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, सपोज A plus B, these are the two reactant and these two reactants which are forming the product C and D. Now over here we are considering that these reactants and products they are having same stoichiometry coefficient। यहाँ पर जो वैल्यू होती है that value is known as the stoichiometric calculation, stoichiometric value। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है तो हम इसे क्या मानते हैं 1। ठीक है, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगी, इन केस में रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट के लिए लिए देन इट विल बी माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन द टाइम। अगर B के लिए हमने तो B इक्वल होगा then it will be equal to the minus change in the concentration, okay, of B upon delta T। ये तो रिएक्टेंट के लिए। अगर सपोज हम प्रोडक्ट के लिए लें, ठीक है, ये रिएक्टेंट, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ओके, तो प्रोडक्ट के केस में क्या आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ में change in the concentration of C with respect to time and it will be also equals to change in the concentration of D upon delta T। ठीक है बच्चों, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो सेम है। बट अगर ऐसी हमारे पास रिएक्शन कुछ हो जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग हो, ऐसे केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर किस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इन सब चीजों का मेरे ख्याल से आप सबको मीनिंग समझ में आ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन में इनके चेंज इन डिफरेंसेस, कंसंट्रेशन के डिफरेंसेस को क्वेश्चन में दिया होगा या तो फिर ग्राफ दिया होगा, समथिंग कुछ न कुछ इनकी वैल्यू दी होगी और जो वैल्यू दी होगी उस वैल्यू के बेसिस पर हम फिर इनको टाइम को जितना T2 T1 दोनों को माइनस करके जो कुछ भी रख देते हैं तो फिर हमारी यहाँ पर कैलकुलेशंस आ जाती हैं। धीरे धीरे हम यहाँ पर सीख लेते हैं तो फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ भी इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये जो मैंने आपको सिखाया दिस इज फॉर द सेम स्टोइकियोमेट्री। इस रिएक्शन में सेम स्टोइकियोमेट्री थी 1। ठीक है, या अगर कुछ भी हो तो काट देंगे तो भी 1 आ जाएगा इसके हिसाब से। बट अगर यहां पर स्टोइकियोमेट्री अलग अलग हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर एक रिएक्शन ऐसी आ जाए तब क्या हो जाएगा, सपोज एक कोई रिएक्शन है, सपोज Ma plus Nb which is giving Xc plus Yd। ये कोई रिएक्शन है जिसमें आगे के जो नंबर्स लिखे हैं, जब हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया तो बैलेंस करने पर इनके अलग अलग कोफिशिएंट्स वैल्यू आई and these coefficient values which are known as the stoichiometric values। अब अगर ऐसी stoichiometric values हो तब फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हैं,
नाउ सी, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग, लेकिन इनके कोफिशिएंट वैल्यू से हम इनके रेट ऑफ रिएक्शन को डिवाइड करते हैं। ओके बच्चों, किस तरह से डिवाइड करके इनकी इक्वेशन को हम लिखते हैं ये जरा देखिएगा। नाउ सी, रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, ओके बच्चों, रिएक्टेंट के लिए देन इट विल बी इक्वल टू द -1/m। नाउ सी दिस वैल्यू 1/m into change in the concentration of A upon delta T with respect to time, ठीक है। एंड इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर B की कंडीशन के लिए हो जाएगा -1/n into change in the concentration of B upon delta T। ये तो रिएक्टेंट की बात हो गई, दोनों के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ओके, प्रोडक्ट के केस में तब फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के केस में इट विल बी इक्वल टू 1/x into change in the concentration of C upon delta T, ओके, T2 - T1। इट विल बी इक्वल टू, अब ये साइन पॉजिटिव में आ जाएगा, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/y into change in the concentration of D upon delta T। तो बच्चों यहां से देखने पर आपको ये पता चल रहा है डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोफिशिएंट अलग अलग हो तो फिर हम कोफिशिएंट से इनको डिवाइड कर देते हैं, तब फिर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरह से निकालते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसके बेसिस पर इनकी कोफिशिएंट को अलग अलग तरह से रख करके आप फिर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसमें एक रिएक्शन को हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, आगे एक रिएक्शन के हेल्प से आपको समझाता हूं। Now see, suppose there is a reaction 2N2O5, it is giving 4NO2 plus O2, ठीक है बच्चों, राइट। सपोज एक ये रिएक्शन है N2O5, यहां रिएक्शन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 मोल N2O5 टूटता है और 4 मोल NO2 और 1 मोल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मींस कि अगर हम इनकी रेट ऑफ रिएक्शंस को निकालें तो यहां पर ये जो नंबर है, दिस नंबर एंड दिस, यहां पर 1 मान लेंगे, ठीक है। देन दीज नंबर्स विल बी नोन एज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां 1 है, इसको 10 मत समझिएगा, ठीक है, या मैंने हटा दिया, नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1। नाउ सी, फॉर दिस रेट ऑफ रिएक्शन, नाउ व्हाट इट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, यहां पर हालांकि जो कुछ भी हम ये बात कर रहे हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ओके। नाउ इट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, ओके। अगर हम रिएक्टेंट के बारे में बात करें, रिएक्टेंट, then it will be equal to -1/2 change in the concentration of N2O5 अपॉन जितना भी टाइम होगा वो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या किया हमने, 1/2 से डिवाइड कर दिया, राइट। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट की हम बात करें तो प्रोडक्ट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, नाउ इट विल बी पॉजिटिव साइन के साथ में 1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ओके बेटे, NO2 अपॉन डेल्टा टाइम एंड इट विल बी आल्सो इक्वल टू द, ये तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन
डेल्टा टाइम के साथ में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं और इसकी जो कुछ भी वैल्यू हो वो हम रखेंगे। अब यहां पर हमें एक चीज ये देखना है कि इसका 2 मोल, ठीक है, इसका 2 मोल इसके 4 मोल्स को बनाता है। तो अगर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हाफ मोल इसका हाफ मोल इसके 1/4 मोल को बनाएगा। ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। ओके, तो अगर डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के टाइप में अगर हमें कोई रिएक्शंस दी होती हैं तो उन रिएक्शंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अगेन वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। बच्चों अब हमें यहां पर यह डिस्कशन करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमें यह पता चल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हमें यह पता चल गया कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसी 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकाल करके, या अगर इंस्टेंटेनियस रेट है तो उसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर टाइम। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ग्राफ के हेल्प से इसे देखा, या अगर कोई टेबल दी है, कोई वैल्यू दी है तो उस वैल्यू के बेसिस पर हम इसे रख सकते हैं। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये अब हम डिस्कशन करते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स influencing the rate of reaction। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस वन इज ऑल्सो। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स। सिंपल हमें यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं और उनको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये हम डिस्कशन कर लेते हैं। इवन देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस। फर्स्ट वन, नंबर 1 इज द कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या अगर ढेर सारे रिएक्टेंट्स हैं, एक से ज्यादा है तो हम ऐसे लगा सकते हैं, रिएक्टेंट्स भी हो सकता है। बच्चों इनिशियली जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, जैसे इस इनिशियली जब स्टार्ट कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में होता है। उस पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन की जो रेट होती है वो बहुत तेजी से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है और कंसंट्रेशन कम होता चला जाता है, वैसे वैसे रेट की रफ्तार धीमे होती चली जाती है। ठीक है, सो नंबर 1 फैक्टर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन है कोई भी चीज है उतनी जल्दी रेट स्टार्ट होगी, और लेकिन अगर कम कंसंट्रेशन में है तो रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होगी, और फिर जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो फिर और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टाइम वैसे वैसे उसकी रेट और भी धीमी होती चली जाती है। तो फर्स्ट वन, ओके, सो हियर वी कैन से दैट the rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant के। हम कह सकते हैं जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट, जितना कम कंसंट्रेशन उतना कम रेट। ओके, नंबर 1। नंबर 2 इज द टेम्परेचर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेम्परेचर। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन में
एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन होती है। आप ये जानते हो कि टेम्परेचर की बेसिस पर एक्टिवेशन एनर्जी भी रिएक्टेंट की डिपेंड करती है। अब किसी भी सब्सटेंस के सपोज कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पर कराते हैं, सेम रिएक्टेंट अगर ले लिया गया है, तो सेम रिएक्टेंट के लिए भी अलग अलग टेम्परेचर पर उनकी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाती है। रीजन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाएंगे और आपस में टकराएंगे। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। घटा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल सप्रेस्ड हो जाएंगे। ओके बच्चों, नंबर थर्ड पॉइंट इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यूज ऑफ कैटलिस्ट। अगर कोई रिएक्शन है, जनरली कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए भी हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कराना है। अब हमने कैसा कैटलिस्ट लिया है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, और अगर हमने नेगेटिव कैटलिस्ट लिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी और इन्फ्लुएंस हो जाएगी। बच्चों, इवन कैटलिस्ट डज नॉट कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट खुद कंज्यूम नहीं होते हैं, जस्ट दे इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर कैटलिस्ट भी एक फैक्टर है, सॉरी एक फैक्टर है। ठीक है, नंबर फोर्थ वन इज द सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा। कम सरफेस एरिया है तो कम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऊपर का सरफेस एरिया, जैसे इवेपोरेशन के केस में आप देख सकते हैं, जब हमने ग्लास के अंदर पानी भरा है, यहां पर ऐसे सिंपल इतने सरफेस है तो इसके बीच में क्या रिएक्शन हो रही है, लेकिन अगर हमने इसको कम कर दिया, इस तरीके से ऐसे छोटे में करके कर दिया, यहां पर भर दिया, तो जब सरफेस एरिया कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इवन सरफेस एरिया को अगर हमने बढ़ा दिया, पूरा इस तरीके से ऐसे कर दिया, ठीक है, सपोज बर्निंग की कंडीशन है, पीस ऑफ वुड है, पीस ऑफ वुड को जब हम जलाते हैं सरफेस एरिया कम है, ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस कम होगा, जिसकी वजह से बर्निंग धीरे धीरे होगी, कंबशन धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर हमने फैला दिया किसी चीज को, ठीक है, तो फैलाने पर क्या होगा, ऑक्सीजन तेज आएगी, तो सरफेस एरिया के बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक और भी है प्रेशर। ठीक है, नंबर 5 इज द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, ऊपर से हमने प्रेशर किया, प्रेशर करने पर मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन ज्यादा तेज हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। प्रेशर कम कर दिया, मॉलिक्यूल्स वेपराइज फॉर्म में जाने लगे, तुरंत रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गई। सो इस तरह से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कि हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन से जानते हैं। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है इसके बाद में रेट कांस्टेंट का। अभी हमने यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेट ऑफ रिएक्शंस को देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कशन करना है रेट कांस्टेंट एंड रेट एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, नाउ दीज टू टॉपिक्स विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो क्लास। ओके बच्चों, इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।